वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। तो फिल्म की शुरुआत ही एक शार्प शूटर द्रासा से होती है जो स्नाइपर गन लिए काफी टाइम से अपने शिकार के इंतजार में थी, और जैसे ही उसका टारगेट सामने आया वो एक ही गोली से उसे मार गिराती है। बाद में जिस बुलेट से उसने अपने टारगेट को मारा था उसी बुलेट का शेल अपने पास संभाल लेती है। यहीं से सीन शिफ्ट हो जाते हैं लेवी की तरफ। पता चलता है कि वो भी एक शार्प शूटर है और आर्मी का सोल्जर भी रह चुका है। इस टाइम उसे एक फैसिलिटी में मिस बार्थो बुलाती हैं जो कि सीक्रेट मिशन के लिए काम कर रही थी। लेवी के सामने उसकी रिपोर्ट चेक करते हुए वो उससे काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी, क्योंकि लेवी ने 200 से भी ज्यादा किल्स अपनी एक ही शूट से पॉसिबल बनाए थे। यानी उसने 200 से ज्यादा लोगों को स्नाइपर गन की हेल्प से मारा था। उसका निशाना बहुत अच्छा था। अब मिस बार्थो उससे कुछ बातें करती हैं और अपने सीक्रेट मिशन के लिए हायर कर लेती हैं। दूसरी तरफ हमें फिर से द्रासा दिखाई जाती है जो रूस में अपने डैड के पास आई है। द्रासा एक बाउंटी हंटर है जो पैसे के लिए दूसरों को मारने का काम करती है, लेकिन उसके बाद उसे अपने किए पर काफी पछतावा होता है। वो हर साल उन बुलेट्स के शेल्स अपने डैड को लाकर देती थी जिनसे उसने अपने टारगेट्स को मारा था, ताकि उसका दुख थोड़ा हल्का हो जाए। पर अब उसके डैड इन सब चीजों से थक गए थे। वो अपनी लाइफ से थक गए थे जिसमें कोई भी नहीं था। वो अपनी बेटी द्रासा से कहते हैं, मैंने फैसला कर लिया है, अगर अगले साल 14 फरवरी तक मेरी मौत नहीं आई तो मैं खुद ही 14 फरवरी को अपनी जान ले लूंगा। चाहे उस दिन तुम मेरे पास हो या ना हो, तुम जहाँ पर भी हो, एक मर्तबा मुझे गुड बाय कह देना। ये सुनकर द्रासा उदास हो जाती है और वापस चली जाती है। इधर लेवी को हेलीकॉप्टर के जरिए रूस और अमेरिका के बॉर्डर पर लाया जाता है, जहाँ उसे 1 साल के लिए रहना था, बाहर की दुनिया से कांटेक्ट खत्म करके। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए 3 दिन का सफर तय करता है। रास्ते में उसे अपना सीनियर मिलता है जिसका ड्यूटी पीरियड अब खत्म हो चुका था और उसे 1 साल बाद वापस घर जाने का मौका मिल रहा था। सीनियर लेवी से मिलकर बहुत खुश होता है। वो बताता है, तुम 1 साल में मिलने वाले पहले इंसान हो जिससे मैं बात कर पा रहा हूँ। फिर वो लेवी को यहाँ के रूल्स बताता है। वो कहता है, तुम्हें इस टावर के ऊपर ड्यूटी देनी है। ये ईस्ट टावर हमारा है जो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है, और ये नदी के पार वेस्ट टावर है जो रूस का है। ये समझ लो कि ये अमेरिका और रूस के बॉर्डर्स हैं। तुम्हें यहाँ रहकर 1 साल तक ड्यूटी देनी है बिना किसी से बात किए। तुम्हारी मेन ड्यूटी ये रहेगी कि हर थोड़े टाइम बाद मशीन गन्स में बुलेट्स रीलोड करनी है। अगर कोई ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो जाए तो उसे ठीक करना है, और अगर नीचे से किसी तरह का सायरन की आवाज आए तो तुम्हें यहाँ से बहुत तेज भाग जाना है। इतना तेज कि 4 किलोमीटर का रास्ता एक सांस में पार कर लेना। हैरान होकर लेवी पूछता है, आखिर ये सब क्यों कह रहे हो? तो सीनियर बताता है, मुझे मेरे सीनियर ने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, उसे उसके सीनियर ने दी थी, और वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इससे ज्यादा हमें भी कुछ नहीं पता। लेवी एक और सवाल करता है, यहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी क्यों रखी जाती है? ये सुनकर सीनियर उठता है और एक बम उठाकर नीचे फेंक देता है। बम के फटते ही अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई खतरनाक क्रीचर्स हों। सीनियर बताता है, ईस्ट एंड वेस्ट टावर के दरमियान जो जगह है उसका नाम है गॉर्ड्स। यहाँ कोई नहीं जाता। लगता है जैसे इसके अंदर कोई खतरनाक क्रीचर्स रहती हों। उन्हें ऊपर की दुनिया तक आने से रोकना ही हमारा काम है। अगर ये क्रीचर्स ऊपर आएं तो तुम्हें इन्हें मशीन गन से मार देना है। ईस्ट एंड वेस्ट टावर का बस यही काम है। सारी बातें बताने के बाद सीनियर यहाँ से चला जाता है। उसे लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है जो उससे कुछ इंफॉर्मेशन पूछता है और उसे लेकर निकल जाता है। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही हेलीकॉप्टर से उसकी रोप काट दी जाती है और वो गॉर्ज में गिर जाता है। इसका मतलब था कि यहाँ ड्यूटी करने वाले कभी घर वापस नहीं जाते, और इस बात का किसी को पता भी नहीं होता। अब लेवी भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा और उसे इस बात का कुछ अंदाजा भी नहीं है। सीन कट होता है और हमें लेवी की नेक्स्ट डे लाइफ दिखाई जाती है। उसने अपना काम शुरू कर दिया था, मशीन गन में खत्म हुई बुलेट्स रीलोड करना, सिस्टम्स चेक करना और ट्रैकिंग डिवाइस ठीक करना। उसके बाद वो अपने हेडक्वार्टर को डिटेल्स देता है और बाकी चीजें सर्च करता है। दिन यूं ही गुजर रहे थे। एक दिन उसे वेस्ट टावर से मशीन चलने की आवाज आती है। वो सोचता है, चलो चेक करूं। दूरबीन से देखता है तो वहाँ एक लड़की होती है, द्रासा। उसे भी लेवी की तरह वेस्ट टावर पर ड्यूटी मिली थी, सरहद की रखवाली करनी और नीचे गॉड से आने वाले मॉन्स्टर्स को मारना। दोनों एक दूसरे से काफी दूर थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते थे। महीनों तक दोनों सोचते रहे कि क्या कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। एक दिन द्रासा अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बैठी थी। उसे कुछ एक्साइटिंग नहीं मिल रहा था तो उसने गोली चलाकर लेवी का ध्यान खींच लिया। एक बोर्ड पर लिखकर उसने उसका नाम पूछा। लेवी ने लिखा कि नाम बताना अलाउड नहीं है। द्रासा को अजीब लगता है।
फिर वो लिखती है, आज मेरा बर्थडे है और मैं जो चाहूँ वो करूंगी। मैं अब डांस करने लगी हूँ, तुम बस मुझे देखो और बताओ तुम्हारा फेवरेट मूव क्या है। लेवी बेचारा कहता है, मुझे डांस नहीं आता। द्रासा पूछती है, फिर आता क्या है? लेवी कहता है, बीजी मुझे बस शूटिंग आती है। द्रासा टेस्ट करने का डिसाइड करती है और अपने रूम में एक बोतल रख देती है, जिसे लेवी एक ही शूट में तोड़ देता है। अब द्रासा को भी शौक चढ़ जाता है अपनी स्किल्स दिखाने का। वो भी लेवी के टावर में रखी बोतल तोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वो लेवी के टावर के टॉप पर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ अजीब से क्रीचर्स ऊपर चढ़ रहे थे। उसने 1 सेकंड नहीं लगाया और धाड़ धाड़ गोलियां चलाकर उन क्रीचर्स को मारना शुरू कर दिया। लेवी को समझ नहीं आता क्या हो रहा है, पर जैसे ही वो नीचे देखता है, उसे भी क्रीचर्स ऊपर चढ़ते दिखाई देते हैं। वो भी अपनी पोजीशन लेकर उन्हें मारना शुरू कर देता है। दोनों मिलकर उन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। द्रासा तो लेवी के टावर पर ध्यान दिए हुए थी, लेकिन जब उसने गौर किया तो उसके टावर पर भी मॉन्स्टर आ गया। इससे पहले कि वो द्रासा पर अटैक करता, पीछे से ठीक वक्त पर लेवी उसे शूट करके के मार देता है। मिशन खत्म करते करते सुबह हो जाती है। सुबह होती है और द्रासा कहती है, ये मेरी जिंदगी का बेस्ट बर्थडे था। लेवी मुस्कुराता है और दोनों वापस अपने काम पर लग जाते हैं। अब जितनी मशीन गन्स की गोलियां इन्होंने इस्तेमाल की थी, वो दोबारा रीलोड करने लगते हैं। दिन गुजरने लगते हैं और वक्त के साथ द्रासा और लेवी के दरमियान दोस्ती और गहरी होती जाती है। ये लोग दूर तो थे, लेकिन एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। वो साथ गुजारते थे, दूरबीन के जरिए एक दूसरे के साथ चेस खेलते थे, ड्रम्स बजाकर एक दूसरे को एंटरटेन करते थे और एक दूसरे से बातें भी करते थे। देखते ही देखते 14 फरवरी का दिन भी आ जाता है, जब द्रासा के डैड ने खुदकुशी करने का फैसला किया था। ये दिन द्रासा के लिए बहुत मुश्किल था और उसने मैसेज लिखकर लेवी को बताया भी कि ये दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई विश कि इस दिन वो मेरे पास होता। लेवी अपनी तैयारी शुरू कर देता है। अपने पास मौजूद चीजों से एक गैजेट बनाता है और तार के जरिए वेस्ट टावर पर जाने का डिसाइड करता है। एक छोटे से रॉकेट के जरिए अपनी रस्सी वो वेस्ट टावर तक फेंक देता है, जिसे पकड़कर द्रासा अच्छी तरह बांध देती है। आने से पहले लेवी उसे लिखकर बताता है, कैसा हो अगर आज हम दोनों डिनर साथ करें। ये सुनकर द्रासा काफी खुश हो जाती है और अब लेवी ने तार के जरिए अपना सफर शुरू कर दिया। आधे रास्ते तक तो वो ग्रेविटी की वजह से चला गया, लेकिन आगे का सफर उसे लटक लटक कर मुश्किल से तय करना पड़ा। लेकिन फाइनली वो द्रासा के पास पहुंच गया। दूसरी तरफ द्रासा उसे वेलकम करने के लिए फ्लावर्स लेकर खड़ी थी, लेकिन इस वक्त लेवी की हालत काफी खराब थी। 2 घंटे की वो मेहनत करके आया था, उसे फ्रेश होने की जरूरत थी। फ्रेश होने के बाद दिखाया जाता है कि ये दोनों डिनर के लिए बैठ जाते हैं। डिनर करते हुए द्रासा आखिर बता ही देती है कि आज का दिन उसके लिए क्यों इतना मुश्किल था। वो बताती है कि उसके डैड आज के दिन सुसाइड कर चुके होंगे, इसलिए वो बहुत दुखी थी। द्रासा का ध्यान भटकाने के लिए लेवी उसे अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताने लगता है कि उसके डैड और ग्रैंडपा सारे ही सोल्जर्स थे। बातें करते हुए ये लोग डांस करना शुरू कर देते हैं और काफी टाइम एक साथ गुजारते हैं। लेवी ने रात यहीं गुजारी और सुबह होने पर वापस जाने के लिए अपनी तार से लटक गया, लेकिन गलती से ये तार उसके टावर वाले माइन से टकरा गई और बम ब्लास्ट होने की वजह से वो तार टूट गई और लेवी सीधा द गॉर्ज में गिर गया। लेवी की जान बचाने के लिए द्रासा भी कुछ पैराशूट्स और गन लेकर द गॉर्ज के अंदर जंप कर देती है, जो पानी से भरा था। इस पानी के अंदर अजीब येलो लाइट थी और हर जगह अजीबोगरीब चीजें थीं। इस वक्त लेवी एक दरख्त से उल्टा लटका हुआ था और उसके ऊपर काफी सारे पांव वाला एक बड़ा सा क्रीचर हमला करने के लिए आ जाता है। लेवी अपनी गन से शूट करके उसे मार तो देता है, लेकिन इस सब में दरख्त की वो शाख भी टूट जाती है जिसके साथ वो लटका हुआ था। वो नीचे आकर किसी और क्रीचर पर गिर जाता है, जो गिरते ही अपना मुंह खोल लेती है और दांतों को उसके जिस्म के ऊपर स्टैप करने वाले अंदाज में लगा देती है। इससे पहले कि ये क्रीचर लेवी को पूरी तरह अंदर एब्जॉर्ब कर लेती, द्रासा ठीक वक्त पर पहुंचकर इस क्रीचर के टेंटिकल्स पर शूट करके लेवी की जान बचा लेती है। इससे पहले कि यहाँ लोग रिलैक्स हो पाते, कुछ अजीब से घोड़ों पर सवार क्रीचर्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर जो भी क्रीचर्स थीं, वो अपनी असली हालत में नहीं थीं। ऐसा लग रहा था कि ये सारी क्रीचर्स 2-2 या 3-3 चीजों का हाइब्रिड हो। जैसे इन घोड़ों के अंदर से अजीब टेंटिकल्स निकल रहे थे और उनके ऊपर जो इंसान थे वो किसी दरख्त और इंसान की शक्ल के थे। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपनी गन्स तान लेते हैं और सामने आने वाले सभी दुश्मनों को मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं।
बेसिकली इन्हें यहाँ से वापस अपने टावर्स पर जाना था, लेकिन द्रासा नीचे आते हुए अपनी वो डिवाइस खो चुकी थी जो रस्सी के जरिए उनको ऊपर की तरफ खींचती थी। न चाहते हुए भी इन्हें इस गॉर्ज के अंदर ही आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि पहले जो धुन इनके इर्द गिर्द येलो कलर की थी वो अजीब तरीके से ब्लू कलर में बदल जाती है और उनको यहाँ पर एक फैसिलिटी दिखाई जाती है जो एक साइंटिस्ट की थी जिन्होंने पहली मर्तबा बम बनाया था। इस फैसिलिटी के इर्द गिर्द पूरी एक कम्युनिटी भी थी। द्रासा और लेवी ये देखकर हैरान थे कि ऐसी एक पूरी कम्युनिटी तबाह कैसे हो सकती है। चारों तरफ उन्हें खतरा ही महसूस हो रहा था, जिससे बचने के लिए ये लोग एक चर्च के अंदर चले गए। लेकिन इस चर्च के अंदर भी खतरा कम नहीं था। यहाँ बड़े बड़े स्पाइडर थे जिनके मुंह की जगह इंसानी चेहरे थे और दांत बहुत ही खतरनाक थे। वे अचानक कूदकर लेवी और द्रासा दोनों पर हमला कर देते हैं। ये दोनों उन स्पाइडरों को ऊपर से उतारते हुए शूट करके वहां से बाहर निकलते हैं और एक दूसरी फैसिलिटी के अंदर घुस जाते हैं। ये जगह उन्हें किसी लैब जैसी लग रही थी। इसी लैब के अंदर उन्हें एक डीवीडी मिलती है जिसे प्ले करने पर एक डॉक्टर की वीडियो चलती है जो यहाँ होने वाले एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल बता रही थी। असल में वे लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे इंसानों के डीएनए पर। वे आम इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाना चाहते थे और इन सुपर ह्यूमंस को अपने डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल करना चाहते थे, यानी वे इन सुपर ह्यूमंस को सोल्जर्स बनाना चाहते थे। लेकिन इन लोगों का एक्सपेरिमेंट खराब हो गया, जिसकी वजह से इंसानों के डीएनए के अंदर हर चीज का डीएनए मिक्स होने लगा। इसीलिए यहाँ पर कई किस्म के हाइब्रिड्स बन गए। तो दरख्तों के अंदर इंसानों वाला डीएनए चला गया, जबकि इंसानों के अंदर दरख्तों वाला। ऐसे यहाँ पर कोई भी दरख्त मिल सकता था जो इंसानों की तरह बात कर सकता हो, चल सकता हो, और कोई भी इंसान भी ऐसा दिखता जिसके अंदर से शाखें निकल रही हों। एक अजीब बात यह भी बताई जाती है कि इनका एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक हो गया था कि दरख्तों के अंदर ऑर्गन्स भी पैदा होने लगे थे। यहाँ तक कि यहाँ जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी थे उनमें भी इंसानों और दरख्तों का डीएनए मिक्स हो चुका था। जैसे अभी हमने एक स्पाइडर देखा जिसके मुंह पर इंसानी चेहरा था। इसी डीवीडी को देखते देखते लेवी यहाँ पर और भी छानबीन करता है और उन्हें यहाँ थोड़ा सा एडवांस्ड कंप्यूटर मिल जाता है। इस कंप्यूटर को चलाने पर लेवी के सामने और भी ज्यादा राज खुल जाते हैं। एक सीक्रेट कंपनी के बारे में उसे पता चलता है जो इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के साथ साथ और भी बहुत से खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। इन लोगों ने एक ऐसा मिसाइल भी बनाया था जिसे अगर कहीं टारगेट किया जाए तो वह अपने फटने के साथ अपने इर्द गिर्द रेडियस के 4 किलोमीटर एरिया को तबाह कर सकता है। ये पढ़कर लेवी समझ गया था कि आखिर उसके सीनियर्स को किसी सायरन के बजने पर उसे 4 किलोमीटर दूर तक भागने को क्यों कह रहे थे। वे इसी मिसाइल के फटने की बात करते होंगे। लेवी को समझ आ गया था कि यह मिस बार्थो की फैसिलिटी है और वही अपने खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स को दुनिया से छिपाने के लिए द्रासा और लेवी जैसे सोल्जर्स को हमेशा ईस्ट और वेस्ट टावर पर हायर करके रखती थी, जो गॉर्ज से आने वाले हर मॉन्स्टर, हर क्रीचर को मारकर दुनिया को उनकी सच्चाई से दूर रखें। यहाँ मौजूद चीजों से ये लोग पता लगा लेते हैं कि इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं, न ही रशियन गवर्नमेंट का और न ही यूएस गवर्नमेंट का। उन्हें पता चलता है कि मिस बार्थो यहाँ का सारा काम ड्रोन के जरिए करवाती थी, लेकिन फिर भी सारे काम ड्रोन और रोबोट नहीं कर सकते थे, जैसे ट्रैकिंग डिवाइस बदलना, मशीन गन में गोलियां भरना। इन तरह के कामों के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत होती थी। इसलिए द्रासा और लेवी यहाँ थे। आज सारी सच्चाई रियल लाइफ में आने के बाद ये लोग फौरन यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दौरान उनके इर्द गिर्द कुछ क्रीचर्स घेरा बना लेते हैं और उनका गुम हुआ वेपन्स का बैग उनके सामने रख देते हैं। ये मॉन्स्टर्स की चाल भी हो सकती थी, लेकिन द्रासा और लेवी ने अपना बैग लेने का फैसला किया, क्योंकि अगर उनके पास गन्स नहीं होती तो वे आगे कैसे लड़ते। जैसे ही द्रासा उस बैग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, कोई आदमी उसके पैर को अपने ट्रैप में बांधते हुए उसे खींचता हुआ एक और जगह पर ले जाता है जो रेड जोन थी। यहाँ हर जगह लाल रंग की धुन चल रही थी और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह जगह पहले से ज्यादा खतरनाक है। लेवी भी द्रासा की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि द्रासा मिलेगी कहाँ पर। यहाँ हम देखते हैं कि द्रासा को इस दरख्त जैसी दिखने वाली क्रीचर ने उल्टा लटका दिया था। वह एक साइंटिस्ट था जो पहले यहीं इसी फैसिलिटी में काम करता था और उसका नाम था बी शॉ।
द्रासा को जख्मी करके उसका डीएनए चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये लोग अब भी नए नए ही इधर गिरे हैं, क्योंकि 5 दिन तक यहाँ रहने वाला इंसान ऐसे ही अजीबोगरीब हाइब्रिड क्रीचर में बदल जाता था। अब द्रासा इस क्रीचर को अपने लिए खतरा समझ रही थी, इसीलिए उसने अपने आप को छुड़वाकर यहाँ इस क्रीचर के साथ लड़ाई शुरू कर दी। लड़ते हुए द्रासा के हाथ एक नुकीली सी चीज लग जाती है, जिससे बार बार वह इस इंसान नुमा दरख्त पर अटैक करती है, लेकिन इन्हें मारना तो जैसे इम्पॉसिबल था। वह बताता है कि मैं इंसानों की तरह ऑक्सीजन से भी सांस ले सकता हूँ और एक दरख्त की तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता हूँ। इससे पहले कि अब वह द्रासा पर अटैक करके उसे खत्म कर दे, पीछे से लेवी एंट्री करता है, दूर से ही उस पर शूट करता है और उसके बाद आग लाकर उसकी सारी जड़ें जला देता है। अब ये लोग वापस निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन यहाँ से दूसरी तरफ जाना तकरीबन नामुमकिन के बराबर था। इस जगह पर एक अजीब सा जाल फैला हुआ था जो ह्यूमन और प्लांट के डीएनए से बना था। इस जाल के अंदर बहुत सारे ह्यूमन ऑर्गन्स भी थे और साथ ही दरख्तों की जड़ें जैसी नेटवर्क की तरह फैली हुई थीं। सिंपल भाषा में इंसान और दरख्त यहाँ पर आपस में कनेक्टेड हुए थे। अब खतरा तो इन्हें मोल लेना ही था। ये लोग एंटर कर लेते हैं उस जाल के अंदर और आहिस्ता आहिस्ता कदम आगे बढ़ाते हुए किसी तरह इस जाल को पार कर ही रहे थे, लेकिन अचानक द्रासा का पैर एक गलत जगह पर पड़ गया। ऐसे ही जड़ों वाला इंसानी प्लांट एक्टिवेट हो गया और फौरन द्रासा पर अटैक कर दिया। इससे पहले कि प्लांट उस पर कुछ करता, लेवी द्रासा को खींचकर निकाल लेता है और इस प्लांट को अपनी फायर गन से जला देता है। यही रेड जोन में उन्हें फाइनली एक गाड़ी मिल जाती है जो उनके लिए एक तोहफा थी। ये लोग उसमें बैठकर गाड़ी चलाते हुए ब्लू जोन में आ जाते हैं। इसी कार के जरिए इन्होंने बहुत ही जल्दी ब्लू जोन को भी पार करके येलो जोन में एंट्री की, लेकिन वहाँ पेड़ जैसी दिखने वाले इंसान दोबारा उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इससे लेवी निपट लेता है, जबकि द्रासा को वह रस्सी मिल जाती है जिसकी मदद से ये लोग ऊपर जा सकते थे, लेकिन इसके नीचे वाला गैजेट खराब था। इसलिए द्रासा इस रस्सी के साथ जीप को बांध देती है ताकि जीप की मदद से ये लोग ऊपर जा पाए। अब जैसे जैसे ये लोग ऊपर चढ़ रहे थे, गॉर्ज के जीव लगातार इनके पीछे पड़े हुए थे। वे इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। द्रासा और लेवी दोनों इनसे लड़ते हैं, हारते नहीं। ऊपर चढ़ते चढ़ते भी कार में बैठे हुए ये लोग लगातार उनके ऊपर शूटिंग करते रहे। मारते मारते जब ये लोग थक जाते हैं और अपनी मंजिल के बहुत करीब होते हैं, तो लेवी यहाँ एक बहुत ही शातिर मूव चलता है। वह अपनी जीप के पेट्रोल टैंक को खोल देता है, जिससे पेट्रोल नीचे गिरकर सारे जीवों को भिगो देता है और ऊपर आते ही लेवी अपनी फायर गन से इन सबको जला देता है। ये जीव वहां पर खत्म हो जाते हैं और फाइनली ये लोग ऊपर भी आ जाते हैं। इतनी बड़ी हकीकत इन्हें गॉड्स के बारे में पता चल चुकी थी। अब ये लोग इस खतरनाक मिशन का हिस्सा बनने वाले नहीं थे। ये दोनों फैसला करते हैं कि जल्द ही ये दोनों ये जगह छोड़कर चले जाएंगे और कहीं दूर जाकर अपनी नई जिंदगी बसाएंगे। द्रासा लेवी से शेयर करती है कि फ्रांस में उसके पास एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कोई नहीं जानता और कोई उसे ढूंढ भी नहीं पाएगा। इस वक्त ये दोनों द्रासा के यानी वेस्ट टावर पर थे। लेवी द्रासा से कहता है, मैं अब अपने टावर पर जाता हूँ और वहाँ पर एक टाइम बम सेट कर देता हूँ ताकि वहाँ की सारी चीजें तबाह हो जाएं और हमारे बारे में किसी को कोई खबर न हो। वह कहता है, इस टाइम बम को एक्टिवेट करने के बाद मैं उस मिसाइल को भी ऑन कर दूंगा जो नीचे गॉर्ड्स को खत्म कर देगी और मिस बार्थो के ये सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स भी खत्म हो जाएंगे। दुनिया को इनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। अपना प्लान बनाने के बाद वह ईस्ट टावर पर आ गया था, जहां आते ही उसे मिस बार्थो कांटेक्ट करती है। असल में उसे पता चल गया था कि नीचे गॉर्ज में उनके कंप्यूटर एक्टिवेट हुए थे। वह लेवी से पूछती है, क्या ये कंप्यूटर तुमने एक्टिवेट किए? लेवी साफ झूठ बोल देता है, नहीं, मैं तो नीचे गया ही नहीं। मिस बार्थो समझ गई थी कि अगर लेवी नीचे नहीं गया तो दूसरी तरफ से द्रासा नीचे गई होगी और इन्हें कहीं न कहीं अब गॉर्ज की हकीकत पता चल चुकी है। इसलिए वह फैसला करती है कि अगले ही दिन ये द्रासा और लेवी दोनों को मरवा देगी ताकि उनका राज दुनिया के सामने न आए। अगले दिन दिखाया जाता है कि द्रासा और लेवी दोनों ही यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे और तार बांध रहे थे। लेवी बम एक्टिवेट करने की कोशिश में था और उसी वक्त मिस बार्थो पहुंच जाती है अपने हेलीकॉप्टर के साथ। मिस बार्थो को देखते ही लेवी समझ गया कि वह उसे मारने के लिए आई है, इसीलिए वह तुरंत यहाँ से भाग जाता है और मिस बार्थो के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर सब के सब अब लेवी के पीछे थे। लेवी जानता था कि उसे ये सब तबाह करके ही आगे बढ़ना है, इसलिए वह अपनी स्पीड कम करता है और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा शॉट मार देता है।
कई किलोमीटर दूर उसने अपनी उस डिवाइस को शूट कर दिया जो नीचे मिसाइल के साथ कनेक्टेड थी। मशीन को शूट करते ही नीचे कुछ ही सेकंड में वह मिसाइल फट जाती है। वह जितना तेज हो सकता था भागता है। दूसरी तरफ ड्रासा भी उसका प्लान जानती थी, वह भी वहां से दूर भाग जाती है। लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था कि ये दोनों मिलें। ड्रासा तो उस बम से बच गई, लेकिन लेवी उस बम की आग की चपेट में आ गया और वहीं पानी में गिरकर मर गया। अच्छी बात यह थी कि नीचे द गॉर्ज वह अजीबोगरीब फैसिलिटी खत्म हो गई थी जिससे दुनिया को एक दिन खतरा हो सकता था। दिखाया जाता है कि ड्रासा बचने के बावजूद भी 5 दिन तक दुनिया में नहीं जाती, क्योंकि असल में वह गॉर्ज में रहकर आई थी। उन्होंने डिसाइड किया था कि वे 5 दिन तक आबादी वाले एरिया में नहीं जाएंगे, ताकि अगर उन पर किसी वायरस ने असर किया हो तो वह सामने आ जाए। 5 दिन तक जब ड्रासा बिल्कुल भी नहीं बदलती तो वह यहाँ से आबादी वाले एरिया में जाने का फैसला कर लेती है। कुछ अरसे बाद दिखाया जाता है कि ड्रासा आज भी लेवी को याद करती है। वह लेवी की लिखी हुई पोएट्री कई मर्तबा पढ़ चुकी थी और आज भी पढ़कर रो रही थी। फ्रांस की वह सीक्रेट जगह जिसके बारे में उसने लेवी को बताया था, वहीं पर अब वह एक वेट्रेस की जॉब करती है। एक दिन जॉब करते हुए सरप्राइजिंगली लेवी उसके सामने आ जाता है। जिस तरह से ये लोग अपने टावर से एक दूसरे से लिख लिख कर बातें करते थे, लेवी लिखकर उससे पूछता है, क्या मुझे रैबिट पाई मिलेगी, जो उन्होंने लास्ट टाइम डिनर करते हुए खाई थी। यह देखकर ड्रासा की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वह एक्साइटमेंट में जाकर लेवी को गले लगा लेती है। इन दोनों के इस सरप्राइज और इमोशनल रियूनियन के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।